सितंबर 1985 में माहिरीन ने समंदर की तह में एक बहुत बड़े जहाज के मलबे को ढूंढा, जिसके खंडरात बता रहे थे कि इमारत कभी बहुत ही शानदार रही होगी। और ये किसी आम बहरी जहाज का मलबा नहीं था, बल्कि अपने वक्त में दुनिया के सबसे बड़े और सुपर लग्जरी जहाज टाइटैनिक का मलबा था। और ये मलबा ढूंढने में रिसर्चर्स को पूरे 70 साल लगे थे। टाइटैनिक 1912 में अपने पहले ही सफर के दौरान एक आइसबर्ग से टकराकर अटलांटिक ओशन में डूब गया था। लेकिन क्या वाकई एक बर्फ का टुकड़ा टाइटैनिक जैसे अजीम जहाज के मजबूत लोहे को फाड़ सकता था, या फिर इसके पीछे राज कुछ और ही था? आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। टाइटैनिक की तैयारी पर 31 मार्च 1909 में काम शुरू हुआ था और इसकी तैयारी में 3 साल का अरसा लगा था और इसके लिए 2000 से भी ज्यादा वर्कर्स ने काम किया था। 1912 में ये जहाज बनकर तैयार हो गया और जहाज ने अपना पहला टेस्ट भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था। ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। इसकी लंबाई 269 मीटर थी और इसे अनसिंकेबल जहाज का खिताब दिया गया था, यानी कभी भी ना डूबने वाला जहाज। और इस जहाज को ये खिताब ऐसे ही नहीं मिल गया था, बल्कि इसको बनाते वक्त बहुत ही कमाल के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 15 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे और अगर इनमें से 4 में पानी भर भी जाता तब भी ये जहाज डूब नहीं सकता था। और ये जहाज व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। दुनिया भर के अखबारात में इस जहाज की बेतहाशा मार्केटिंग की गई, जिसका मोटो था कभी भी ना डूबने वाला जहाज। इस जहाज पर ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। कुछ ही दिनों में इसके तमाम टिकट बिक गए और इन टिकटों को खरीदने वालों में ज्यादातर उस वक्त के अमीर तरीन लोग शामिल थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया। इस वक्त के रूल्स के मुताबिक जहाज पर 16 लाइफ बोट्स का होना जरूरी था, लेकिन टाइटैनिक पर उससे भी ज्यादा यानी 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद जितनी टाइटैनिक की कैरिंग कैपेसिटी थी, इसके आधे से भी कम लोग ही इन लाइफ बोट्स पर आ सकते थे। इस जहाज की कमांड कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ कर रहे थे, जो कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के सबसे तजुर्बाकार और बेहतरीन कप्तान समझे जाते थे। टाइटैनिक न सिर्फ ये कि सबसे बड़ा था, बल्कि ये उस वक्त के तेज तरीन जहाजों में से भी एक था। यानी 1 सदी पहले के जमाने में भी ये जहाज 23 नॉट की रफ्तार से समुद्र में चल सकता था। कंपनी मालिकान जिन्होंने टाइटैनिक की तैयारी और इसकी मार्केटिंग पर बेतहाशा पैसा खर्च किया था, उन्होंने जहाज के कप्तान को सख्ती से ये हदायत की थी कि टाइटैनिक को हर सूरत 6 दिन के अंदर न्यूयॉर्क पहुंचना है, ताकि वो दुनिया को बता सके कि सफर के लिए उनका जहाज ही सबसे बेहतरीन और तेज तरीन है। वाज़ेह रहे कि 1912 का दौर उस वक्त का दौर है जब लोग एक बहुत बड़ी तादाद में यूरोप से अमेरिका मुंतकिल हो रहे थे, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि पहले वो बजरिया सड़क यूके आए और फिर वहां से बहरी जहाज के जरिए अमेरिका चले जाएं। और लोगों की इसी आमदोरफ्त का फायदा उठाने के लिए बहुत सी कंपनियां नए नए और तेज जहाज बना रही थी, ताकि वो बहुत सा पैसा बना सके। और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने टाइटैनिक को भी इसी कारोबारी मकसद के लिए ही बनाया था। जब टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से अपने सफर का आगाज किया तो मौसम बिल्कुल साफ था और समंदर बिल्कुल पुरसुकून था। लेकिन सफर के दूसरे ही दिन से जहाज के रेडियो ऑपरेटर को दूसरे जहाजों की तरफ से आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई। इस जमाने में रेडार नहीं होता था और न ही ईमेल की सहूलत इस वक्त मौजूद होती थी, तो वार्निंग्स और इसी तरह की चीजें रेडियो पर ही मौसूल हुआ करती थी। इसीलिए हर जहाज पर एक रेडियो ऑपरेटर जरूर मौजूद हुआ करता था। वहां से गुजरने वाले बहुत से जहाज ये रिपोर्ट कर रहे थे कि उन्होंने इस इलाके में आइसबर्ग देखे हैं। आइसबर्ग की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि जितना ये पानी के ऊपर नजर आ रहा होता है, उससे 8 गुना ज्यादा ये पानी के अंदर मौजूद होता है। यानी अगर आपको एक छोटा सा बर्फानी तोदा समुद्र में नजर आ रहा है, तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा इसका पानी के अंदर भी मौजूद होगा और ये जहाज को ठीक ठाक डैमेज कर सकता है।
आइस वार्निंग मुसलसल वसूल हो रही थी, लेकिन जहाज के कप्तान ने स्पीड कम नहीं की, बल्कि उसने ये किया कि जहाज का रूट थोड़ा सा तब्दील कर दिया। आइसबर्ग में एक चीज ये भी होती है कि इसका जो हिस्सा पानी के अंदर होता है वो पानी के बहाव की वजह से मुसलसल घिसता रहता है और छोटा होता रहता है, जिसकी वजह से वो काफी स्मूथ हो जाता है। और एक वक्त वो आता है कि ये पूरा आइसबर्ग उलट जाता है, यानी इसका पानी के अंदर वाला हिस्सा बाहर आ जाता है और ऐसे आइसबर्ग को डार्क आइसबर्ग कहा जाता है। ऐसे आइसबर्ग को देखना बहुत ही मुश्किल होता है और रात की तारीकी में तो इसे देख पाना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। अगर मौसम थोड़ा सा खराब हो, यानी समुद्र में लहरें उठ रही हो, तो लहरों के आइसबर्ग से टकराने से झाग उठते हैं और आइसबर्ग का पता चल जाता है। लेकिन टाइटैनिक की बदकिस्मती ये थी कि मौसम बिल्कुल ठीक था और समंदर बिल्कुल पुरसुकून था, इसमें कोई लहरें नहीं थी। इसीलिए इस डार्क आइसबर्ग को पहरेदारों ने तब देखा जब जहाज इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और आइसबर्ग जहाज के बिल्कुल सामने था। जहाज की स्पीड 23 नॉट थी। ड्यूटी ऑफिसर ने जहाज को पूरी तौर पर मोड़ने का हुक्म दिया और जहाज आइसबर्ग से रगड़ खाता हुआ गुजर गया। टाइटैनिक को बनाते वक्त जो रिविट्स इस्तेमाल की गई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्टिक आयरन की बनी हुई थी। रिविट्स का काम लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को एक साथ जोड़े रखना होता है। ये बिल्कुल वैसा ही काम करती हैं जैसे किसी लकड़ी के फर्नीचर में कीलें काम करती हैं। कास्टिक आयरन की बनी हुई रिविट्स स्टील के मुकाबले में कमजोर होती हैं और इसीलिए जब जहाज ने आइसबर्ग से रगड़ खाई तो ये रिविट्स टूट कर खुल गई, जिसकी वजह से जहाज की प्लेटों के दरमियान गैप बना और पानी को अंदर दाखिल होने का रास्ता मिल गया। जहाज को बनाते वक्त सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ऐसा बनाया गया था कि अगर इसके नीचे वाले 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता तब भी टाइटैनिक इस नुकसान को झेल जाता और समंदर पर तैरता रहता। लेकिन यहाँ तो पूरे 5 कंपार्टमेंट्स पानी से भर चुके थे और पानी मजीद आगे बढ़ रहा था। इस टकराव के फौरन बाद कैप्टन स्मिथ और जहाज का आर्किटेक्ट जिसका नाम थॉमस एंड्रयूज था सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। जब उन्होंने देखा तो उनको शॉक लगा क्योंकि वो समझ चुके थे कि टाइटैनिक के पास मुश्किल से 2 घंटे बचे थे। उनको शॉक लगने की वजह ये थी कि उन्हें ईमान की हद तक यकीन था कि ये जहाज अनसिंकेबल है और ये कभी डूब नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद कैप्टन जे स्मिथ ने जहाज को बचाने की पूरी कोशिश की और इनके हुक्म पर इंजीनियर्स ने जहाज के निचले हिस्से से पानी निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर कोशिश रायगा गई। समुद्री पानी किसी अफरीत की तरह इस अजीम जहाज को तबाह करने के दर पे था। तब रात को 12:04 पर कैप्टन स्मिथ ने रेडियो ऑपरेटर को कहा कि वो आसपास मौजूद जहाजों को हेल्प की कॉल दे, क्योंकि वो जान चुके थे कि अब ये जहाज बच नहीं सकता और ना ही 20 लाइफ बोट्स में सब लोग आ सकते थे। इतना सब कुछ हो चुका था, लेकिन जहाज पर मौजूद पैसेंजर्स इस सब को सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनके नजदीक जहाज को आइसबर्ग से सिर्फ एक हल्की सी रगड़ लगी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। उधर जहाज का रेडियो ऑपरेटर एक के बाद एक लगातार रेडियो सिग्नल्स भेजे जा रहा था। उनके सिग्नल का कोई जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन रेडियो ऑपरेटर किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं था और उसके ठीक 20 मिनट बाद टाइटैनिक के करीब फासले पर मौजूद एक जहाज SS कारपेथिया ने इन सिग्नल्स को पकड़ लिया और इसने अपना रुख टाइटैनिक की तरफ मोड़ दिया। लेकिन मसला ये था कि ये करीब तरीन फासला भी 107 किलोमीटर तवील था। अगर ये जहाज अपनी पूरी रफ्तार से भी सफर करता तब भी टाइटैनिक तक पहुंचने में इसे 3.5 घंटे का वक्त लगता, लेकिन टाइटैनिक के पास तो अब मुश्किल से 1.5-2 घंटे ही बचे थे। कैप्टन स्मिथ जहाज के अमले और पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स के पास पहुंचने का ऑर्डर दे चुके थे, लेकिन लोगों ने लाइफ बोट्स के पास तो क्या पहुंचना था, उल्टा वो एंजॉय कर रहे थे और बर्फ के जो टुकड़े आइसबर्ग से टकराने की वजह से टूटकर जहाज के डेक पर गिरे थे वो उनसे फुटबॉल खेल रहे थे। लोगों की गैर संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12:40 पर जब पहली लाइफ बोट समुद्र में उतारी गई तो
तो इसकी 62 में से 37 सीटें खाली थी। लोगों ने इसको सीरियस तब लिया जब जहाज ने पानी में डूबना शुरू कर दिया और तब लोगों में खलबली मच गई। लेकिन उस वक्त तक तकरीबन 5 लाइफ बोट समंदर में उतारी जा चुकी थी और अब बहुत देर हो चुकी थी। अब लाइफ बोट्स में जगह नहीं बची थी। 1:45 पर आखिरी लाइफ बोट भी समंदर में उतार दी गई और इस वक्त भी जहाज के अमले समेत तकरीबन 1500 अफराद टाइटैनिक पर मौजूद थे। रात के 1:45 बजे 1:45 पर जहाज के जनरेटर भी जवाब दे गए और जहाज की बिजली भी बंद हो गई। जहाज का अगला हिस्सा अब मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका था और फिर ये 2 टुकड़ों में टूटकर अटलांटिक ओशन के गहरे पानियों में डूब गया। जिन लोगों को तैरना भी आता था वो लोग सिर्फ चंद ही मिनटों में हाइपोथर्मिया का शिकार होकर मौत की वादियों में जा सोए, क्योंकि समंदर का पानी बेहद ठंडा था। 1500 अफराद कुछ ही लम्हों में जिंदगी से दूर मौत की वादी में जा चुके थे। सुबह 4:30 पर SS कार्पेथिया वहां पहुंच गया और उसने लाइफ बोट्स पर मौजूद लोगों को बचाया। वो आइसबर्ग जिससे टाइटैनिक टकराया था इसका वजन 2,70,000 टन था और ये एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था। अगर फ्रेश आइसबर्ग होता तो इसे दूर से देखा जा सकता था, क्योंकि फ्रेश आइसबर्ग में एक चमक होती है, लेकिन ये एक डार्क आइसबर्ग था और ऐसे आइसबर्ग को रात की तारीकी में देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। मजीद ये कि उस रात चांद की रोशनी भी नहीं थी और मजीद सोने पे सुहागा ये कि समंदर भी बिल्कुल पुरसुकून था। अगर मौसम हल्का सा खराब होता और समंदर में लहरें उठ रही होती तो इन लहरों के आइसबर्ग से टकराने की वजह से जो झाग उठते उसकी वजह से इस आइसबर्ग को मीलों दूर से देखा जा सकता था, लेकिन ऐसा ना हो सका। और फिर मजीद ये कि जहाज भी अपनी पूरी स्पीड से चल रहा था। अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो उस दिन सब ही चीजें टाइटैनिक के खिलाफ मिलकर काम कर रही थी, किसी की भी कोई गलती नहीं थी। बाज लोग कहते हैं कि टाइटैनिक के वॉच कीपर्स के पास दूरबीन नहीं थी, इसलिए वो आइसबर्ग को नहीं देख सके, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आइसबर्ग को बर वक्त ना देख पाने की वजह वही थी जो मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि उस रात टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर के फासले पर ही एक जहाज और भी मौजूद था, अगर वो चाहता तो बहुत आसानी से टाइटैनिक पर मौजूद तमाम लोगों को बचा सकता था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। इस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। तो फिर सवाल ये है, इस जहाज ने वो रेडियो सिग्नल्स क्यों नहीं सुने जो टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने भेजे थे? इसका जवाब ये है कि SS कैलिफोर्निया ने एहतियात के पेश नजर रात में अपना जहाज रोक दिया था कि कहीं वो बर्फानी तोदे से ना टकरा जाए, और इसी वजह से जहाज का रेडियो भी बंद था और वो टाइटैनिक से भेजा जाने वाला कोई भी सिग्नल ना सुन सके। टाइटैनिक से पहले भी बहुत से जहाज समुद्र के पानियों में डूबे और उसके बाद भी बहुत से जहाज समुद्र में डूबते रहे हैं, लेकिन टाइटैनिक का हादसा इसलिए सबसे बड़ा माना जाता है कि इसमें जानी नुकसान बहुत ज्यादा था। एक साथ एक ही वक्त में 1500 अफराद अलमनाक मौत का शिकार हो गए। इस हादसे के बाद बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए और इस तबाही के नतीजे में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल के नाम से एक तंजीम वजूद में आई, जिसका मकसद अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग की मौजूदगी पर नजर रखना और हिफाजती मकासद के लिए उनकी नकलो हरकत की इतला देना था। अगर आप नटी पटी केव इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे एक 26 साल केव एक्सप्लोरर नटी पटी के गार में 28 घंटों तक फंसा रहा, इसे रेस्क्यू करने के लिए कौन कौन सी कोशिशें की गई और क्या रेस्क्यूअर्स इसे बचा पाए या नहीं, ये वीडियो देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।